नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में समानता का अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें हमने आर्टिकल 14, 15, 16 तक देख लिए थे। हमने देखा था कि आर्टिकल 15 और 16 3 दिन चले। कितने बड़े आर्टिकल थे, उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी थी। हमने आरक्षण को भी देखा था कि कैसे आरक्षण एक संवैधानिक रूप लेता हुआ आगे बढ़ता है, कैसे वो ठोस स्वरूप लेते हुए आगे बढ़ता है। और आज जो हम समानता के अधिकार में जो अगले आर्टिकल की बात करेंगे वो होगा हमारा आर्टिकल 17 और फिर उसके आगे देखेंगे आर्टिकल 17। जो आज की हमारी यात्रा होगी वो आर्टिकल 17 से होगी कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। किससे? आर्टिकल 17 से। कि आर्टिकल 17 क्या कहता है संविधान में, और इसको संविधान के हिसाब से देखेंगे। फिर देखेंगे कि ये पॉलिटी में यानी कि राज्य व्यवस्था में इसके लिए क्या उपबंध किए गए हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राज्य व्यवस्था और संविधान को साथ साथ पढ़ेंगे, तो हमको उसी अनुरूप में पढ़ना है। नहीं तो अगर हम संविधान को अकेला पढ़ रहे होते हैं तो अभी तक 3 क्लास में हम मौलिक अधिकारों को खत्म कर चुके होते हैं, यानी कि उनको समाप्त कर चुके थे पढ़ के। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि हम संविधान के साथ साथ राज्य व्यवस्था को भी पढ़ रहे हैं, यानी कि उसके व्यवहारिक पहलू को, कि उससे संबंधित कोई कानून है तो उसको भी देख रहे हैं, या कोई पार्लियामेंट्री ने कोई बिल पारित किया है तो उसको भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम। अब देखते हैं कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, तो इसको सबसे पहले देखेंगे कि संविधान में क्या लिखा है आर्टिकल 17 के बारे में। क्योंकि हम पहले संविधान देखेंगे फिर उसका व्यवहारिक स्वरूप देखते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम समानता के अधिकार में आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 17 देखते हैं कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता, क्या कहता है? अस्पृश्यता विधि के अनुसार, किसके अनुसार? विधि के अनुसार, विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। क्या होगी? एक दंडनीय अपराध होगी। ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी, यानी कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता है कि अस्पृश्यता क्या है। आर्टिकल 17 सिर्फ इतना कहता है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 17 बस इतनी लाइन कहता है, लेकिन अस्पृश्यता को वो परिभाषित नहीं करता कि अस्पृश्यता क्या है, किसे अस्पृश्यता कहा जाएगा। तो एक ये दिक्कत है कि अस्पृश्यता किसे कहते हैं। जब संविधान बना तो उसमें इतना ही लिखा गया। तो अब अगर कोई अस्पृश्यता करता है किसी के साथ किसी भी प्रकार की, तो कैसी अस्पृश्यता मानी जाएगी? क्या उसको गाली देकर, क्या उसके जाति सूचक शब्द से उसको असम्मानित करना, यानी कि उसको समाज में भेदभाव करना जाति के ऊपर कि तुम फला जाति के हो, तो क्या इस आधार पर उससे या जातिगत भेदभाव करके वो अस्पृश्यता होगी? या फिर उसको रंग रूप, जैसे कि अमेरिका में होता है कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में भेद किया जाता है, क्या अगर वैसा भेद करेंगे तो अस्पृश्यता होगी? तो ये परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, फिर अगला है कि वो दंडनीय अपराध होगी। दंडनीय अपराध होगी। अब ये दंड क्या होगा? क्योंकि दंड के कई स्वरूप होते हैं।
उसमें लिख दिया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगी, तो इस दंड को भी परिभाषित नहीं किया गया है कि दंड क्या होगा। दंड भी कई प्रकार का होता है, जैसे फांसी की सजा, क्या उसको फांसी, हैंग किल डेथ, क्या उसको मरने तक फांसी फांसी दी जाएगी, या फिर कारावास होगा, क्योंकि एक कारावास भी एक सजा होती है, 10 साल की सजा, 20 साल की, क्या ऐसा दंड दिया जाएगा, या फिर आर्थिक जुर्माना, क्या उसको पैसे यानी कि आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, 5,000, 10,000, 100 रुपए, क्या ऐसा कोई दंड दिया जाएगा। तो इस आर्थिक दंड को भी यानी कि सॉरी दंड को भी परिभाषित नहीं करता है आर्टिकल। आर्टिकल 17 ना ही अस्पृश्यता को परिभाषित करता है और ना ही दंडनीय को, यानी कि क्या दंड होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 को समझने में क्या दिक्कत है कि पहला है कि अस्पृश्यता क्या होती है। ठीक है, अस्पृश्यता क्या होगी, और दूसरा है अगर अस्पृश्यता होती है तो दंड का स्वरूप क्या होगा, ये दंड क्या होगा, किस प्रकार का दंड लगाएगा या किस प्रकार का दंड होगा। ठीक है, तो अब ये दो हैं, तो इनको समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती, या इसको परिभाषित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती। अब यहीं आती है संसद, कि ये संसद का दायित्व कि वो हमें बताए कि अस्पृश्यता का मतलब क्या है या दंडनीय का मतलब क्या है। ठीक है, अगर वो नहीं बताती है तो संविधान का निर्वचन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, या तो वो परिभाषित करे। जैसे हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, तो प्रस्तावना में समाजवाद को किसने परिभाषित किया था कि भारतीय समाजवाद विशिष्ट समाजवाद कैसे है, तो वो उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको परिभाषित किया गया था। ठीक है, लेकिन पहला किसको बनता है कि अस्पृश्यता क्या है, तो वो संसद का है। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है, संसद की, कि संसद हमें बताए कि अस्पृश्यता क्या होगी, अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो दंड क्या होगा। ठीक है, तो यह किसकी जिम्मेदारी थी, संसद की। संविधान निर्माताओं ने क्या लिखा कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है विधि के अनुसार, यानी कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस एज पर लॉ। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया संविधान आर्टिकल 17, जैसे हमने बताया था कि ये क्या हो गया, संविधान। ठीक है, ये संविधान है आर्टिकल 17 की अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी, लेकिन हमने अभी बताया कि वो किसको परिभाषित नहीं करता, वो इसको परिभाषित नहीं करता है कि अस्पृश्यता क्या होगी और दंड क्या होगा। ठीक है, तो अब हमको यही जरूरत पड़ती है किसकी, राज्य व्यवस्था के, और राज्य व्यवस्था में हमने देखा कि संसद के कानून, सबसे पहला क्या देखा था कि संसद के कानून। तो अब देखते हैं कि इससे संबंधित संसद ने क्या कानून बनाए। ठीक है, तो एक कानून बना 1955 में, ठीक है, जिसे कहते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या कहते हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, तो ये बना, ये संसद ने एक अधिनियम पारित किया 1955 में। ठीक है, उन्नीस सौ पचपन। लेकिन 1976 में 1976 में इसका नाम बदल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, 1976 में इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है नागरिक संरक्षण नागरिक संरक्षण
नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर रख दिया जाता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या रख दिया जाता है? नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। 1976 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? नागरिक संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। चीज एक ही है, बस इसका नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। अब ये अधिनियम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। इसकी एक छोटी सी अगर शॉर्ट्स नोट्स आए या कहीं आए तो क्या लिखेंगे अपन कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम क्या है और ये किसे अस्पृश्यता मानता है, किसे अस्पृश्यता के अंतर्गत की अगर किसके साथ अस्पृश्यता की जाए तो वो अस्पृश्यता माना जाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये अधिनियम कहता है कि इस कानून क्या है? इस कानून के तहत, इस कानून के तहत अस्पृश्यता, क्या? इस कानून के तहत अस्पृश्यता इस कानून के तहत अस्पृश्यता का कार्य क्या है? इस कानून के तहत अस्पृश्यता का अर्थ, अब ये कानून बताता है कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या होगा। कौन? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इसका नाम पहले क्या था? पहले था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। लेकिन 1976 में इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि ये अधिनियम क्या बताता है? अस्पृश्यता का अर्थ। इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता का अर्थ कि किन मायनों में और किसके तहत अस्पृश्यता मानी जाएगी। तो ठीक है, तो ये कहता है कि एससी, ओनली शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एससी के किसी सदस्य के साथ, एससी के किसी सदस्य के साथ, एससी के किसी सदस्य के साथ यदि उसकी, क्या? यदि उसकी जाति को आधार बनाकर, किसको? जाति को आधार बनाकर सॉरी, ये कानून क्या कहता है कि इस कानून के तहत अस्पृश्यता का अर्थ केवल एससी, उसमें पहले क्या था? एससी, ओनली एससी, एससी के किसी सदस्य के साथ यदि उसकी जाति को आधार बनाकर निम्न कार्य किए जाएं, जैसे कि पहला आ जाएगा इसमें क्या? अपमान सूचक शब्द। क्या? अपमान सूचक शब्द, कि अपमान सूचक शब्द बोले उसकी जाति को आधार बनाकर कि तुम फला जाति के हो, तुम इस जाति के हो, यानी कि उसकी जाति का क्या किया जाए? अपमान सूचक शब्द, यानी कि अपमान किया जाए कि तुम फला जाति को, तुम एससी, एससी में जो भी जातियां हैं उनकी जाति का अपमान किया जाए उससे कि तुम फला जाति के हो, ठीक है। फिर दूसरा आता है, सॉरी, सर, ठीक है। तो अब फोन आ गया। क्या कहता है कि अपमान सूचक शब्द, यानी कि कोई अपमान सूचक शब्द बोलता है तो उसको भी एक अस्पृश्यता माना जाएगा। किसको? यदि कोई जाति को आधार बनाकर, ठीक है, अपमान सूचक शब्द बोलता है तो उसे भी एक
अस्पृश्यता माना जाएगा। जाति को आधार बनाकर संपर्क नहीं रखना, जाति को आधार बनाकर संपर्क रखने से इनकार। ठीक है, क्या है कि अगर कोई फला जाति का तो हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे। जैसे 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, पहले लिख लेते कि संपर्क रखने से इनकार कर देना कि नहीं तुम फला जाति के हो तो तुम ये नहीं कर सकते, या मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा, या तुम्हें यहाँ से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, या तुमसे बातें नहीं करूंगा। यानी कि जाति को आधार बनाकर, जाति को आधार बनाकर संपर्क नहीं रखना, तो ये भी क्या आएगा, एक प्रकार की अस्पृश्यता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि सार्वजनिक वाहन में बैठने से रोकना। क्या है, सार्वजनिक वाहन में बैठने से रोकना, सार्वजनिक वाहन में बैठने से रोकना। सार्वजनिक वाहन जिसमें सभी लोग आते जाते हैं, जैसे डीटीसी की बस दिल्ली में, ट्रेन हो गई, प्लेन हो गया, तो जो सार्वजनिक वाहन है स्टेट में जो बसें चलती हैं या जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी है, यदि उनमें किसी व्यक्ति को जो एससी का है, यदि उसकी जाति को आधार बनाकर सार्वजनिक वाहन में बैठने से रोका जाता है, ठीक है, सार्वजनिक वाहन में बैठने से रोका जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगी, वो भी एक प्रकार की एक अस्पृश्यता कहलाई जाएगी। किसके तहत, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्या है, ये तो ये हो गया। फिर एक सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकना। क्या है, सार्वजनिक वाहन हो गए तो ऐसे ही सार्वजनिक स्थल होते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकना। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकना। जैसे कोई पार्क है, अब वहां एससी का व्यक्ति जाता है तो उससे बोला जाता है कि नहीं तुम फला जाति के हो, तुम वहां नहीं जा सकते। यानी कि उसको जाति के आधार पर बनाकर उसको सार्वजनिक स्थल पर रोकना। कोई टूरिस्ट प्लेस है या सार्वजनिक स्थल है, हॉस्पिटल है, तालाब है, कहीं अगर वहां जाने से रोका जाता है तो वो भी क्या है, एक अस्पृश्यता है, उसे भी अस्पृश्यता माना जाएगा। अस्पृश्यता संविधान में शब्द यूज किया गया, अगर इसके बोलचाल भाषा में शब्द बोलें तो इसको बोलते हैं छुआछूत। यानी कि जिसको छुआ ना जा सके उसको, गांव में देखा होगा बहुत से मानते हैं इसको, तो अगर इसको व्यवहारिक भाषा में देखें तो अस्पृश्यता का सीधा मतलब होता है छुआछूत मानना, यानी कि घृणा करना, जाति को आधार बनाकर कि तुम फला जाति, जाति के आधार पर घृणा करना, छुआछूत, वही अस्पृश्यता होती है। संविधान में अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर आता है कि आटा चक्की पर आटा पीसने से मना करना। क्या है, आटा चक्की पर आटा पीसने से मना करना, पीसने से मना करना। तो मान लो कोई एससी का व्यक्ति अगर वो गेहूं पिसाने जाता है, आटा पिसाने जाता है, तो चक्की वाला बोलता नहीं मैं नहीं पीसूंगा क्योंकि तुम फला जाति के हो, तो ये भी क्या है, एक दंडनीय अपराध है। वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। अगर ऐसा बोलता है तो उसे दंड दिया जाएगा। दंड का क्या प्रावधान है ये हम आगे देखते हैं, पहले हम अस्पृश्यता देख लेते हैं कि अस्पृश्यता क्या होती है और किन किन आधारों पर उसको अस्पृश्यता माना जाएगा। ऐसे ही लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट है कि नाई बाल काटने से मना करे, नाई बाल काटने से मना करे। मना करे, ऐसे करके
बहुत सारे कार्य हैं जो अस्पृश्यता को परिभाषित करते हैं कि ये अस्पृश्यता माना जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है कि ये अधिनियम बताता है कि सिर्फ एससी, ना कि एसटी। अगर आप भारतीय समाज की स्थिति को देखेंगे इतिहास में जाकर, तो आप पाएंगे कि जो भेदभाव होता था वो सिर्फ एससी के साथ होता था। अगर इतिहास में बात करें तो एक वर्ण व्यवस्था होती, ठीक है, क्या होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी। ठीक है, एक होती थी वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है, अगर भारतीय समाज को देखेंगे तो क्या होता था, एक वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी। ठीक है, और इस वर्ण व्यवस्था में आप देखते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर एक व्यवहारिक तौर पर बात करें तो जो शूद्र होते थे इनको ही अछूत समझा जाता था, इन्हीं से छुआछूत की जाती थी। ठीक है, तो इस आधार पर कि तुम शूद्र हो, तो यही शूद्र आगे चल के अगर व्यवहार में देखें, संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि शूद्र ही एससी है, शूद्र को ही शेड्यूल कास्ट कहा जाता नहीं। अगर इसको व्यवहार में समझने के तौर पर अगर हम बताएं तो शूद्र को ही एससी कैटेगरी में डाला गया है। अगर व्यवहार में समझें तो वही शूद्र होते, क्योंकि जो एसटी जनजाति थी, ठीक है, क्या थी, जो जनजाति थी वो लोग उसके साथ बैठते थे, बातें करते थे, यानी कि उनके साथ संपर्क था। किसका, इन लोगों का। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी हैं, तो उनका एसटी लोगों के साथ था, ओबीसी लोगों के साथ था। किसके साथ नहीं था, बचे जाते हैं हमारे ये लोग शूद्र, इनके साथ नहीं था, तो इनको एससी कैट। सबसे ज्यादा अगर भेदभाव हुआ है समाज में तो वो एससी के लोगों के साथ, कि अगर इनके छूने से भी पाप लगता है, इनकी परछाई से भी पाप लग सकता है, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था और नेहरू जी ने इसको डाला था। नेहरू जी, गांधी जी, ये सब मानते थे कि अस्पृश्यता एक सबसे बड़ा पाप है, इसको पाप मानते हैं कि घृणा करना किसी भी समाज से, तो ये चीजें हैं। तो हमने बताया कि ऐसी को ही शूद्र माना जाता था और किया जाता था, तो इसलिए भारतीय समाज में ये अनटचेबल माने जाते थे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, इसमें सिर्फ एससी को ही माना जाता है। किसके साथ अस्पृश्यता मानी जाएगी, एससी के। अगर कोई एससी से ऊपर की जाति का व्यक्ति, अगर वो जनरल का है, ओबीसी का है, एसटी का है, अगर आप इसकी जाति के खिलाफ बोल देते कि तुम फला जाति के ये वो, हम तुमसे संपर्क नहीं करेंगे, तो वो अस्पृश्यता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर तुम किसी भी, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, अगर उसके साथ तुम जाति का शब्द बोल के उसके साथ संपर्क नहीं रखना चाहो तो उसको अस्पृश्यता नहीं माना जाएगा। अस्पृश्यता किसे माना जाएगा, सिर्फ एससी के साथ। अगर कोई एससी के व्यक्ति के साथ इस प्रकार की करता है कि तुम फला जाति के हो, तो उसको अस्पृश्यता और दंडनीय दंड देने का भी प्रावधान करता है ये कानून। ठीक है, अब मान लेते कि जैसे हमने बताया कि कई लोग होते हैं, जैसे हमने अभी वर्ण व्यवस्था का आश्रम दिया, बहुत सारे कि उनको ये पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि इतिहास, धर्म, जाति, इतिहास, धर्म और दर्शन, क्या, इतिहास, धर्म, दर्शन, यदि इनको कोई आधार बनाकर बोलता है कि अस्पृश्यता सही है, किसको, इतिहास को,
धर्म को, दर्शन को, अगर इनको बनाकर कोई अस्पृश्यता को सही ठहराता है कि अस्पृश्यता सही है, तो ये तर्क भी खारिज किया जाएगा। अगर कोई ऐसी भी बात करता है तो उसको भी एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। कि अब आप मान सकते हैं कि अस्पृश्यता को कहीं से भी मान्यता नहीं की अस्पृश्यता की जाए। अगर कोई इनका भी हवाला देता कि इतिहास में ऐसा होता था और ऐसा है, अगर कोई प्रचंड विद्वान भी मानता है इतिहास को, धर्म के आधार पर अगर अस्पृश्यता को सही ठहराता है, तो वो भी बात नहीं सुनी जाएगी, उसका भी तर्क नहीं माना जाएगा, वो कहीं से भी खोज के लाए। ठीक है, क्योंकि संविधान ने बोल दिया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, तो संविधान सर्वोपरि होता है, तो उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ये अधिनियम ने दंड के स्वरूप को बताया कि दंड क्या है, सॉरी अस्पृश्यता क्या है। कि मान लेते हैं क्या बताया उसने, देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे थे उसमें पहला क्या था कि अपमान सूचक शब्द बोलना। ठीक है, ये कानून कहता है कि कोई एससी का व्यक्ति है, किसका व्यक्ति है, एससी का व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी जाति को आधार बनाकर कि तुम फला जाति के हो, तो ऐसा नहीं बोल सकता, जातिगत नहीं बोल सकता, नहीं कि तुम ये हो, तुम ए हो, तुम बी हो, तुम सी हो। तो इस प्रकार से उसकी जाति को नहीं बोला जा सकता कि तुम फला जाति को हो, तुम फला जाति को। ठीक है, ये हो गया। तुम जाति के आधार पर संपर्क रखने से इनकार नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैसे, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। ठीक है, इसको कोरोना हो गया है। क्या हो गया, कोरोना। ठीक है, किस कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का, बी भी एससी कैटेगरी का है, और ये सी मान लेते हैं कि जनरल है, यानी कि सवर्ण जाति का है। ठीक है, अब ये महोदय है, ठीक है, मान लो ये टीचर है कोई, ठीक है, स्कूल जाते हैं और ये 3 टीचर हैं, ए बी सी, उसमें से ए भी एससी है और बी भी एससी है। ठीक है, बी भी एससी है और सी एक जनरल है और ए भी एक जनरल टीचर है। ठीक है, स्कूल जाते हैं, मान लेते हैं कि ए को कोरोना है। ठीक है, ए को कोरोना है, तो ये इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना है तो ये बीमारी है, तो व्यक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, वैलिड रीजन है कि ठीक है तुमको कोरोना है तो हम तुमसे हाथ भी नहीं मिला सकते, गले भी नहीं मिल सकते। लेकिन अगर ये शख्स इस बी से भी ना मिले, इस बी से भी ना मिले, सबसे हाई हेलो करें, लेकिन इस बी से भी हाई हेलो ना करें, क्योंकि ये भी एससी का था लेकिन इसको तो कोरोना था, तो कंडीशन थी, ठीक है नहीं मिलना कोई बात नहीं। मान लो अगर वो बी है, वो भी एससी का, अगर उससे भी नहीं मिलता है और वो इसी जैसा सही है, उसको कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, अगर वो इससे भी मिलने से इनकार कर देता है, ठीक है, और फिर ये व्यक्ति इससे मिलता है, ठीक है, ये व्यक्ति इससे मिलता है, कितने सी से इससे मिलता है, तो अब क्या माना जाएगा, ये एक प्रकार की अस्पृश्यता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमने इसके साथ जातिगत भेदभाव किया कि तुम फला जाति के हो, तो ये क्या हो गया कि जाति को आधार बनाकर क्या है कि तुम जाति को आधार बनाकर संपर्क रखने से इनकार कर देना। ठीक है, इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। फिर ऐसा ही है कि सार्वजनिक वाहनों और सार्वजनिक स्थलों पर जाने से या बैठने से रोकना। आप नहीं रोक सकते हैं किसी को कि तुम फला जाति के हो, अगर ऐसा रोकते हो तो आपको दंड दिया जाएगा।
क्या दंड दिया जाएगा इसको हम अभी जस्ट थोड़ी देर से देखेंगे, बस अभी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि अब मान लो तुम एससी कैटेगरी के हो, ठीक है। अब तुम जाते हो आटा पिसाने, ठीक है। तो चक्की वाला जो है वो मना नहीं कर सकता कि तुम एससी के हो, तुम फला जाति के हो, हम तुम्हारा आटा नहीं पीसेंगे, ठीक है। तो नहीं पीसता तो वो भी क्या माना जाएगा, एक प्रकार की अस्पृश्यता माना जाएगा, ठीक है। ये भी एक अस्पृश्यता है। दूसरा है, अगर तुम नाई की दुकान पे जाते हो, नाई बाल नहीं काटता, तो वो भी क्या माना जाएगा, एक प्रकार की अस्पृश्यता माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अस्पृश्यता किसे कहते हैं और अस्पृश्यता का पैमाना क्या है। तो ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहता है। अब हम देखते हैं कि ये दंड की व्यवस्था क्या करता है। क्या दंड की व्यवस्था, एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं कि दंड, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा। तो इस अधिनियम के अनुसार देखते हैं कि दंड क्या होगा, ठीक है। दंड क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो देखते हैं कि दंड क्या होगा, ठीक है। दंड, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जिस लाइन में जिस थ्रो यानी कि जिस वे में पढ़ा रहे हैं, लाइन टू लाइन या पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको उसी अनुरूप याद करना है तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या दंड, अभी तो हमने देखा कि अस्पृश्यता क्या होती है अधिनियम के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि ये दंड का क्या प्रावधान करता है, यानी कि अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो क्या दंड का प्रावधान करता है। मान लेते हैं पहला कि वो पहली बार करता है, ठीक है। अगर वो पहली बार अस्पृश्यता करता है, ठीक है, तो उसे 1 माह, क्या 1 माह से 6 माह तक, 1 माह से 6 माह तक, 1 माह से 6 माह तक कारावास लिख देते हैं, फिर हम आपको समझाते। 1 माह से 6 माह तक कारावास एवं या एवं या 100 रुपए से रुपए 100 से 500 तक जुर्माना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अस्पृश्यता करता है तो उसे क्या 1 माह से 6 माह तक कारावास या एवं या, तो इसको याद रखना है, किसको, एवं या, ये महत्वपूर्ण है, एवं और या 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार करता है, ठीक है, अगर पहली बार करता है तो क्या है कि 1 माह से 6 माह तक कारावास एवं या 100 से 500 तक का जुर्माना, ठीक है। पहली बार करने पर, अगर कोई व्यक्ति अनजान है, उसको पता नहीं है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, मान लेते हैं ये रामलाल है और ये जो भी है एससी का है, ये इसके साथ अस्पृश्यता करता है, इसको पता नहीं कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि उसने मेरी क्लास नहीं ली है कि किस किस को अपराध माना जाएगा। मान लो उसने संविधान नहीं पढ़ा, पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो उसको पता नहीं कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, और वो इसके साथ अस्पृश्यता करता है पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है।
ये व्यक्ति कोर्ट चला जाता है, यानी कि न्यायालय जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ अस्पृश्यता की है और अस्पृश्यता सिद्ध हो जाती है। तो पहली बार की है इसने और अस्पृश्यता सिद्ध हो जाती है, तो माननीय जो न्यायालय है वो पहली बार क्या कर सकता है कि कम से कम 1 माह, ये न्यायालय के ऊपर है कि 1 माह कम से कम अगर कारावास देगा तो 1 माह से कम नहीं होगा। तो कम से कम 1 माह से 6 माह तक, 1 माह से 6 माह तक, अधिकतम कितना है इसमें 6 माह, और कम से कम 1 माह तक, यानी कि 1 महीने से 6 महीने तक कारावास, या 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना, या ये भी कर सकता है कि 1 माह की सजा दे दे और 400 रुपया आर्थिक जुर्माना लगा दे, या 6 माह की सजा दे दे या 100 रुपए आर्थिक जुर्माना लगा दे। ये कोर्ट के ऊपर यानी कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कैसा दंड देगा, लेकिन 1 माह से तो कम सजा नहीं दे सकता और 100 रुपए से कम जुर्माना नहीं लगा सकता। उतना तो करना ही है उसको, ठीक है। वो चाहे तो इसको 2 माह भी कर सकता है, 3 माह भी कर सकता है, 4 माह और 5 माह और 6 माह अधिकतम होता है, ठीक है, पहली बार करने पर, ठीक है। और 100 रुपए से 500 रुपए तक, 250, 300, 400, 500, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं। अब ये राशि न्यूनतम है क्योंकि ये अधिनियम 1955 में बना था। अब सोच सकते कि उसमें 100 रुपए या 500 रुपए की वैल्यू कितनी होती है। अब इसको बढ़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कोई नहीं, पहला कानून है, पुराना कानून है, तो वही चल रहा है अभी, ठीक है। ये है पहली बार करने पर। अब मान लेते हैं कि ये बहुत, अब देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार अस्पृश्यता करता है तो उसे क्या दंड दिया जाए। दूसरी बार अस्पृश्यता करने पर क्या दंड दिया जाएगा। दूसरी बार करने पर, ठीक है, दूसरी बार करने पर क्या होगा, उसको 6 माह से 6 माह से 1 वर्ष तक, 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास एवं, या 1 वर्ष से 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास एवं 200 से 500 रुपए तक, क्या रुपए 200 से 500 तक जुर्माना, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वही व्यक्ति है रामलाल, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, इसने पहली बार अस्पृश्यता की, ठीक है, तो उसको ये दंड मिल गया। मान लो ये सुधरता नहीं है, बदतमीज आदमी है, फिर से अस्पृश्यता करता है बी के साथ, ठीक है, ये नहीं सुधरता है, फिर से अस्पृश्यता करता है बी के साथ, तो ये दोबारा है। जब तुमको पता चल गया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, तो क्यों दोबारा वही अपराध कर रहे हो, ठीक है, दोबारा क्यों वही अपराध कर रहे हो। तो इसलिए अब सजा का प्रावधान थोड़ा सा बढ़ा दिया कि नहीं, अब तुमने दूसरी बार की, जब तुम जानते थे कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, फिर भी तुमने की, पहली बार दंड मिलने के अपराध भूल गया या बदतमीज आदमी है, ठीक है। तो अगर वो दूसरी बार करता है तो उसे क्या होगा, उसे 6 माह से 1 वर्ष तक की, 6 माह से 1 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास, और आर्थिक जुर्माना क्या लगेगा, 200 रुपए से 500 रुपए तक, ठीक है, 200 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। अगर कोई दूसरी बार करता है तो उसे क्या होगा, 6 माह से 1 वर्ष तक सजा का स्वरूप बढ़ा, पहले 1 माह से 6, अब वो 6 माह से 12 वर्ष हो गए। यानी कि अगर कोई दूसरी बार अस्पृश्यता करता है तो
न्यायालय उसे कम से कम 6 माह की सजा देगा, इससे कम नहीं। कितना? 6 माह से। और अगर आर्थिक दंड भी लगाता है तो 200 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं, इतना लगा सकता है। इसके बीच में भी लगा सकता है, 8 महीने की भी। मान लेते हैं कि 6 माह, कम से कम मिनिमम 6 मंथ है। अगर वो चाहे तो 7 महीने भी दे सकता है, 1 साल भी दे सकता है, लेकिन 1 साल से कम, 1 वर्ष से कम। और 200 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। वो चाहे 250, 300 हो सकता है, या 6 माह से 8 माह, 9 माह, 10 माह। वो न्यायालय के विवेक पर निर्णय करता है कि उसको कितनी सजा देनी है। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि तीसरी बार करने पर, ठीक है, अगर ये तीसरी बार करता है, ये व्यक्ति बी के साथ तीसरी बार अनटचेबिलिटी करता है, अगर ये तीसरी बार करता है तो क्या दंड होगा? ठीक है, तो इसके लिए है कि 1 वर्ष, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, सॉरी, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक कारावास, कारावास एवं और या इसमें क्या है? इसमें है 500 से 1000 तक का। अब राशि भी बढ़ा दी है, तक जुर्माना। ठीक है, ये क्या बोलता है? अगर कोई, मान लो ये व्यक्ति नहीं सुधरा, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं सुधरता है और वो फिर से बी के साथ अस्पृश्यता करता है, जाति सूचक शब्द बोलता है या जो भी है, वो एक अपराध करता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का। ठीक है, अगर तीसरी बार करता है तो क्या माना जाएगा कि उसने तीसरी बार की है, उसको पता था पहली बार भी नहीं सुधरा, दूसरी बार भी नहीं सुधरा, तो अब उसके साथ क्या होगा? उसको कम से कम 1 वर्ष की सजा या अधिकतम 2 वर्ष की सजा मिल सकती है। ठीक है, कारावास हो सकता है, या 500 रुपए से लेकर 1000 वर्ष तक, 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था 1955 का अधिनियम और सजा का प्रावधान। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी कि ये तो ठीक है ना कि मान लो ये जो होता था, अस्पृश्यता जो होती थी, वो सबसे ज्यादा ग्रामीण समाजों में होती थी। कहाँ होती थी? ग्रामीण समाजों में, यानी कि गांव में ये सबसे ज्यादा होती थी अस्पृश्यता, वहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि वहाँ शिक्षा का अभाव था और सदियों से वही पुरानी परंपरा चली आ रही थी। वहाँ राय, चौधरी, ठाकुर ये सब लोग होते थे, तो ये लोग अस्पृश्यता मानते थे, छुआछूत करते थे। ठीक है, अब मान ले ये ने अस्पृश्यता की बी के साथ, ठीक है, इसके साथ ए ने, ये बहुत बड़ा आदमी है, चौधरी आदमी है, इसकी पुलिस से और जो भी प्रशासन है उससे अच्छी साठगांठ है। ठीक है, संविधान में लिखा कि दंडनीय अपराध है, लेकिन वो गांव का चौधरी है और उसकी पुलिस वालों से और इन सब से बहुत अच्छी बनती है। अगर अस्पृश्यता करता और ये जाता है न्यायालय, ठीक है, तो कोई भी गवाह नहीं देता इसकी, यानी कि कोई भी गवाही नहीं देता कि हाँ ये ने बी के साथ अस्पृश्यता की है, कोई नहीं बोलता इसके पक्ष में, क्योंकि ये गांव का चौधरी है और चौधरी समझ रहे हैं कि लाठी डंडे से वो गवाहों को सीधा कर देंगे, तो लोग डरते हैं उससे। तो इस अधिनियम का कोई फायदा नहीं हुआ। एससी और एसटी के साथ वो, सॉरी, एससी के साथ भेदभाव होता रहा, उनके साथ ये प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रहीं और इस पे कोई अच्छा सा, यानी कि
इस कानून का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा ज्यादा। फिर देखा गया कि इसमें एक कठोर परिवर्तन, यानी इसकी जगह एक नया कानून लाया गया संसद के द्वारा। वो बहुत ही कठोर कानून है, ठीक है। उसमें क्या प्रावधान है अभी चर्चा में रहा है 2015-16 में, क्योंकि उस कानून के तहत भारत भी बंद हुआ था। तो हम देखते हैं कि नया कानून क्या कहता है, ठीक है। जो नया कानून बना जो नया कानून बना उसको बोलते हैं SC/ST, यानी कि अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है। अब ये कानून बना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अब क्या हुआ इस कानून में? इस कानून में SC भी है और ST भी है, यानी कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है, संसद के द्वारा ये पारित किया गया। तो इसको और अधिक व्यापक स्वरूप दिया गया, यानी कि अगर अब इसमें ST को भी सम्मिलित किया गया। पहले वाला सिर्फ किसके विरोध था? वो SC के विरोध था। अगर SC की किसी जाति के साथ कोई जातिगत या अपमान जो भी भेदभाव करता है तो सिर्फ SC के साथ था, केवल SC। लेकिन जो 1989 वाला आया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, वो दोनों को, यानी कि SC को और ST को, दोनों को ही समाहित करता है कि अगर इन दोनों के साथ भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर या जो भी इस अधिनियम में वर्णित है, तो उसको भी एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो ये क्या कहता है? तो इस अधिनियम में पहला लिखा है कि 22 कार्यों को अस्पृश्यता माना गया है। अस्पृश्यता माना गया है। कितने कार्यों को? 22 कार्यों को, ठीक है। 22 कार्य क्या क्या है वो लिस्ट मिल जाएगी, बहुत व्यापक है। तो बस इतना मान लीजिए कि 22 कार्य हैं। कुछ तो वही वाले हैं कि जातिगत शब्द का प्रयोग करना उसकी जाति के खिलाफ, या फिर उसको किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकना, सार्वजनिक वाहनों में बैठने से रोकना, और नाई उसकी बाल ना काटे। तो इस प्रकार से 22 और बढ़ा दिए गए हैं, ठीक। 22 कार्यों को अस्पृश्यता माना गया है और इन कार्यों को क्या किया गया है? दंडनीय बनाया गया है, ठीक है, दंडनीय बनाया गया है, ठीक है। इन कार्यों को दंडनीय बनाया गया है। इस अधिनियम में क्या किया है कि 22 कार्यों को अस्पृश्यता के अंदर रखा गया और उनको एक दंडनीय बनाया गया कि अगर ये 22 कार्य किए जाते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए थे, फिर से संसद ने इनको बहाल किया और फिर से जोड़ा गया। तो वो 2 पॉइंट थे, उनको याद रखना है आपको। वो 2 पॉइंट थे, क्या था? तत्काल गिरफ्तारी, तत्काल गिरफ्तारी, तत्काल गिरफ्तारी, ठीक है। तत्काल गिरफ्तारी यानी कि कोई अस्पृश्यता करता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता। और दूसरा है अग्रिम जमानत। क्या है? अग्रिम जमानत नहीं। इन्हीं 2 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। इन्हीं 2 प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। क्या? कि तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत। ये किसमें थे? SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में। उसमें था कि तत्काल गिरफ्तारी, मान लेते हैं
ये व्यक्ति है, बी के साथ अस्पृश्यता करता है, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा कि जैसे पहले में होता था, पहले वाले अधिनियम के तहत, कि नहीं पहले पुलिस जाएगी और जांच पड़ताल करेगी। अगर पुलिस में भी डीएसपी रैंक का अधिकारी जाएगा, वो जांच पड़ताल करेगा कि ये बात है सही है या नहीं। प्रथम दृष्टया अगर सही माना जाता था तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले अधिनियम का प्रावधान था। लेकिन जो 1989 में बना है उसमें प्रावधान है तत्काल गिरफ्तारी का। किसका प्रावधान है? तत्काल गिरफ्तारी का, यानी कि उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था, जिस कारण बहुत हंगामा हुआ और भारत बंद भी रहा और ये चर्चा में भी रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि ये सुर्खियों में रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना अपन को। तो मान लेते हैं कि ये व्यक्ति बी के साथ कोई अस्पृश्यता करता है, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा कि पुलिस जाएगी, चेक करेगी, अगर उसको लगेगा कि ये गिरफ्तार किया जाएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अगर की है, किसी ने शिकायत कर दी, तो ए को तुरंत गिरफ्तार करना पड़ेगा पुलिस को, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। और कोई अग्रिम जमानत नहीं होगी इसकी। क्या नहीं होगी? अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत नहीं होगी। अब ये अग्रिम जमानत क्या होती है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अग्रिम जमानत बहुत सुना होगा, अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये है, चौधरी साहब हैं गांव के, राय साहब हैं, लाड साहब हैं, माई बाप हैं गांव के, ठीक है। ये है, और ये बेचारा बी है, एससी कैटेगरी से है या एसटी कैटेगरी से है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, वो इसके साथ अस्पृश्यता करता है, ठीक है। इसके साथ अस्पृश्यता हुई, ये जाता है थाने, ठीक है, शिकायत करने। पुलिस आती है इसको पकड़ने, लेकिन ये भाग जाता है, ठीक है। और ये अपने वकील को भेजता है न्यायालय। कहाँ भेजता है वकील को? न्यायालय भेजता है। न्यायालय में ये जज से बोलता है कि हे माननीय, जो हमारे मौकिल है, जो हमारे अभियुक्त है, ये जो अभियुक्त है, ठीक है, इस पे गलत आरोप लगे हैं, ये अभियुक्त पर गलत आरोप लगे हैं, आप इसे अग्रिम जमानत दे दीजिए, ठीक है। अगर न्यायालय को लगेगा कि हाँ सही बोल रहा है वकील, तो इसको एक एंटीसिपेटरी बिल दे देगा, एक कागज दे देगा, ठीक है, उस पर जो भी लिखा हो कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए। ये वकील आता है और बी को, सॉरी, ए को पकड़ा देता है। अब ये आराम, बी, ए जो ए है, अब वो आराम से गांव में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस इसको पकड़ने आती है, वो ये बिल दिखा देता है कि देखिए हमारे पास न्यायालय का एंटीसिपेटरी बिल है, और वो आराम से घूमता रहता था और ये बेचारा परेशान होता था, ठीक है। तो ये किया गया, इसको ही एंटीसिपेटरी बिल या अग्रिम जमानत कहते थे। घूम रहा है, अब अगर इसके खिलाफ किसी ने गवाही दी होगी तो वो उनको ठिकाने लगा देगा, क्योंकि वो गांव का चौधरी है और चौधरी के खिलाफ बोलना मुमकिन नहीं। जैसे मूवियों में, अमरीश पुरी की मूवियों में कोई नहीं बोलता था, ठीक है। तो ये अग्रिम जमानत होती है। एक बार और समझ लीजिए कि अग्रिम जमानत क्या होती है, ठीक है। कि एक बार और समझ लीजिए, ए बी, ए व्यक्ति है और ये बी है, ठीक है, ए बी है और ये ए है, ठीक है। इसने इसके साथ क्या किया? अस्पृश्यता की, ठीक है। ए न्यायालय गया, कहाँ गया?
न्यायालय गया बी, न्यायालय ने पकड़ने का, इसको अरेस्ट करने का आदेश दिया कि उसको पकड़ के लाओ क्योंकि वो दंडनीय अपराध है। पुलिस जाती है, ठीक है, इसको पकड़ने, और ये भाग जाता है, ठीक है, ये भाग जाता है, लेकिन ये अपने वकील को न्यायालय भेजता है, ठीक है, ये अपने वकील को न्यायालय भेजता है। ये न्यायालय से क्या करता है कि अपने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में बोलता है कि मेरे अभियुक्त पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, आप इसे अग्रिम जमानत दे दीजिए। यानी कि अग्रिम का मतलब पहले से, एडवांस में, ठीक है, तो एडवांस में उसको जमानत मिल जाएगी, वो इसको दे देगा। अब पुलिस पकड़ने जाती है इसको, तो अब ये घर पे रहता, पुलिस पकड़ने जाती है इसको, तो अब वो ये कागज दिखा देता है जो उसको न्यायालय से मिला कि देखिए साहब हमारे पास जमानत है। तो इस प्रकार से बी के साथ न्याय नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब इसी कानून को, इसी चीज को और कठोर कर दिया गया और उसमें कहा कि तत्काल गिरफ्तारी, यानी कि उसको अब तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो अस्पृश्यता करता है। दूसरा बोलता है कि अग्रिम जमानत नहीं, अब कोई अग्रिम एंटीसिपेटरी बिल नहीं होगी, अब तुम सीधा गिरफ्तार होकर जेल में जाओगे अपराध सिद्ध होने तक, ठीक है। तो ये सारी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को रद्द कर दिया गया था, इन दो प्रावधानों को। क्यों? क्योंकि इनका दुरुपयोग हो सकता है कि कोई सीधा साधा व्यक्ति उस पर बोल दिया कि इन्होंने हमारे साथ अस्पृश्यता की है, तो उसको तो अन्याय है ना उसके तहत, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार बनाकर रद्द कर दिया है कि इससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, स्वतंत्रता बाधित हो सकती है इस अधिनियम के तहत। ये तर्क देकर, ये आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। लेकिन 2015 में क्या 2015 में फिर से इसको बहाली कर दिया गया, ठीक है, और इसके स्वरूप को बढ़ा दिया गया। इसमें अब क्या कर दिया गया, अब 22 से 47 कार्यों को अस्पृश्यता के अंतर्गत डाला गया, ठीक है। मोदी की सरकार में पहले ये 22 थे और इसको 47 कर दिया गया, यानी कि 25 कार्य और बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो ये किया गया, और ये जो दो प्रावधान थे इनकी पुनः बहाली हो गई है, यानी कि ये अब हैं। अगर कोई एससी, और वर्तमान स्थिति क्या है समझ लीजिए, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, ठीक है, वर्तमान स्थिति है कि तत्काल गिरफ्तारी है, तत्काल गिरफ्तारी, ठीक है। दूसरा है कि जो अग्रिम जमानत है, तो अग्रिम जमानत नहीं, अग्रिम जमानत भी नहीं है, वर्तमान स्थिति है। और तीसरा क्या है, जो अस्पृश्यता के कार्य थे 22 से 47 कर दिए हैं, ठीक है। और ये दो हैं, अगर वर्तमान में आया कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं है तो ये गलत है वर्तमान में, क्योंकि 2015 में इसको फिर से संशोधित करके इनको जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 17 कि क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या दंड का, अब इसमें ये तो अस्पृश्यता का स्वरूप बढ़ा दिया गया, अब इसमें दंड का भी स्वरूप बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्या बढ़ा दिया गया, दंड का स्वरूप, ठीक है। दंड के स्वरूप में क्या कर दिया गया कि 6 से 5 वर्ष तक की, 6 से 6 माह से, सॉरी 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास। अगर कोई अब करता है अस्पृश्यता तो उसे 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास हो सकता है, किसके तहत, उस अधिनियम के तहत, ठीक है। हमने
आर्टिकल समानता के अधिकार में एक आर्टिकल पढ़ा जिसको बोलते हैं आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 देखा हमने, और देखा क्या है उसमें, एक सेकेंड उसको हम समराइज कर लेते। ठीक है, आर्टिकल 17 देखा हमने कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। हमने सबसे पहले देखा कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, फिर हमने देखा कि संसद ने अस्पृश्यता क्या होती है, आर्टिकल 17 को देखा, इसको हम समराइज कर लेते हैं। फिर अगला आर्टिकल देखेंगे कि अगला आर्टिकल समानता के अधिकार में क्या है। हमने देखा कि अस्पृश्यता देखा इसमें कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है और संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये याद रखना कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। अगर कोई पूछता है कि अस्पृश्यता को कहाँ परिभाषित है, तो आप बताना कि संसद का एक कानून है, संसद का एक अधिनियम है, उसमें अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसमें अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये हमको बोलना है, संविधान में नहीं किया गया परिभाषित। ठीक है, लेकिन कहाँ परिभाषित किया गया, वो किया गया है संसद का एक कानून है जिसे कहते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, तो वहां इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर उसमें दंड का भी स्वरूप बताया गया और दंड के स्वरूप भी अलग अलग बताए गए हैं कि फला व्यक्ति अगर पहली बार करता है तो क्या दंड होगा, दूसरी बार करता है तो क्या दंड होगा, और तीसरी बार करता है तो क्या दंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि ये आगे बढ़ा। फिर वो सिर्फ एससी के लोगों के लिए था। फिर पहला देख ला हमने अस्पृश्यता वाला 1955 वाला, फिर हमने देखा 19 SC ST वाला देखा 1989 में आता है, ये और कठोर कानून होता है। इसमें हमने एंटीसिपेटरी बिल को भी देखा कि एंटीसिपेटरी बिल का होता है अग्रिम जमानत नहीं होगी, और हमने देखा कि इसमें तत्काल गिरफ्तार किया, ये भी देख लिया, और इससे संबंधित सजा के प्रावधान देख ली। अब आर्टिकल 17 हो गया खत्म कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कि किन किन आधारों पर अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। अब देखते हैं अगला आर्टिकल समानता के अधिकार में, देखते हैं कि अगला जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। अगला आर्टिकल है 18, आर्टिकल 18। इस समानता के अधिकार का अंतिम आर्टिकल है। इसके पश्चात समानता का अधिकार समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो फटाफट इसको देख लेते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी उपाधियां नहीं होगी, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। उपाधि को इंग्लिश में बोलते हैं टाइटल। ठीक है, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, यानी कि टाइटल नहीं देगा, जैसे अंग्रेजों के समय में देते थे लाय, लॉर्ड, राय साहब, जो भी है, तो इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी आर्टिकल 18 के तहत, कि कोई समानता का, और ये उपाधियां होती थी ये डिस्क्रिमिनेशन करती थी समाज में कि नहीं तुम लाड साहब हो, तुम राय साहब हो, तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि उपाधियों का अंत है, यानी इनको निषेध बनाया गया है। ठीक है, अब राज्य कोई उपाधि नहीं देगा किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, अब कोई बोलता है कि भारत रत्न पद्म भूषण है, तो ये क्या है इनको आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है इसमें कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा।
ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ आर्टिकल 12 से है, ठीक है। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। वो अपवाद क्या है? दो अपवाद हैं कि राज्य शिक्षा यानी कि शैक्षिक और सैनिक या सेना से संबंधित, ये दो आर्टिकल 18 के अपवाद हैं कि राज्य इनसे संबंधित उपाधि दे सकता है। किससे? शिक्षा से और सैनिक से, यानी कि सेना से या सैनिक से, जैसे परमवीर चक्र हो गया, पीएचडी हो गई, तो इस प्रकार की राज्य उपाधि दे सकता है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा इसमें कि भारतीय नागरिक, क्या भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि नहीं लेगा, कोई उपाधि नहीं लेगा। भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि नहीं लेगा किसी भी प्रकार की। कई बार पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो सचिन तेंदुलकर को मिला तो उन्होंने कैसे लिया है, जैसे शाहरुख खान ने निशाने पाकिस्तान लिया है, तो कैसे लिया? क्योंकि ये उपाधियां हैं पाकिस्तान, तो उनको आगे देखते हैं। लोग बोलते हैं कि मनाही करता है संविधान, तो इन्होंने कैसे लिया ऑर्डर है ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान की है, तो इसको आगे देखेंगे। लोग बोलते हैं तो ये पूरी मनाही करता है कि भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है कि भारत में लाभ का पद प्राप्त करने वाले विदेशों से कोई उपाधि नहीं लेगा। अगर लेता है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। अगर कोई विदेशी नागरिक है, विदेशी व्यक्ति है, और वो भारत में लाभ के पद पर है, तो वह विदेशों से कोई उपाधि नहीं ले सकता। अगर उपाधि लेता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति यस बोल देता है तो ले सकते हो, अगर नहीं बोलता है तो नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है, इसमें एक बार लिख लेते हैं फिर हम समझाते हैं कि भारतीय नागरिक दूसरा क्या बोलता है कि जो भारतीय नागरिक होते हैं वो विदेशों से उपहार, सम्मान आदि ले सकते हैं। भारतीय नागरिक जो लाभ के पद पर हैं वो विदेशों से उपहार, सम्मान और ये सब ले सकते हैं, लेकिन उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 18 बात करता है। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे कि जो सम्मान मिलते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया या फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, तो ये कैसे मिलते हैं और इनको कैसे आगे बढ़ाया गया, क्योंकि इनको पहले
लाया गया था और फिर इनको आर्टिकल 18 का अबॉलिशन माना गया और इनको समाप्त कर दिया जाता है। फिर से कांग्रेस सरकार आती है और इसको लागू करती है। तो इस पूरी घटना को हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।